Namaskar friends, welcome to SCKG Studies and SCKG 2.22 YouTube channel classes. As you know, a part of series we are learning ESI Act 1948. तो आपको ये भी पता है कि 1948 का जो लेटेस्ट एडिशन है विच इज अपडेटेड अप टू अगस्त 2024 दैट वी आर स्टडिंग हियर। और हम जब यहाँ पर ESI एक्ट की स्टडी कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक्ट के साथ साथ हम ESI रूल और ESI रेगुलेशन को भी साथ में समझते चल रहे हैं। और वो इसलिए आसान हो पा रहा है, ऐसा इसलिए इन तीनों का सम्मिश्रण हम यहाँ पर स्टडी कर पा रहे हैं क्योंकि हम ESI पढ़ रहे हैं MCQ के थ्रू। जी हाँ, एक इनोवेटिव तरीका है ये। दिस इज द न्यू आइडिया ऑफ लर्निंग एक्ट। ऐसा कहा जाता है कि एक्ट रूल्स रेगुलेशन ये थोड़ा सा बोर्डम वाली सब्जेक्ट है, कम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, या इंटरेस्ट ही नहीं आती है। आई विल क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग यू, दावा है मेरा, चैलेंज है मेरा। ESI एक्ट, ESI रूल, ESI रेगुलेशन आप समझेंगे, आई चैलेंज यू। क्यों? क्योंकि हमने तरीका जो बदल दिया है समझने का, और तरीका ये है कि हम लर्न कर रहे हैं एक्ट को थ्रू MCQ, थ्रू क्वेश्चन। जानते हैं सबसे ज्यादा माइंड कब एक्टिव होता है? जब हमारे सामने कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है। जैसे ही हमसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, हमारा माइंड जो है हाई अलर्ट जोन में चला जाता है और सोचने पर विवश कर देता है, ये आंसर हो सकता है क्या, ये आंसर हो सकता है क्या। कहने का मतलब कि दैट इज द राइट पॉइंट ऑफ लर्निंग। इसी साइकोलॉजी का हमने भी सहारा लिया और आपको सिखाने का बीड़ा उठाया। हम्म? इसी साइकोलॉजी को यूज करते हुए प्रोबेबली ये फोर्थ या फिफ्थ सेशन हो सकता है। इससे पहले 3-4 क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। इस सेशन में हम क्वेश्चन 25 से लेकर 31, 25 से 31 से 7 क्वेश्चन लर्न करेंगे। 7 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उस चैप्टर को समझना है। हो सकता है कि वो चैप्टर का प्रोविजन एक्ट में हो सकता है कि उस चैप्टर के प्रोविजन ESI रूल्स में हो, और हो सकता है कि उस चैप्टर के प्रोविजन ESI रेगुलेशन में हो, चाहे जहां भी हो। क्यूरियोसिटी या क्रिएट करना आपके अंदर, और उसको देन एंड देयर सेटिस्फाई करना, ये मेरा काम। हमारे फ्रेंड लोग कहते हैं कि मैं सोए लोगों को जगा देता हूँ। आप तो जगे हुए हैं, आपको तो मैं दौड़ा के दिखाऊंगा, दावा है मेरा। प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी वेरी हाई। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, कुछ लोग अभी भी ब्रह्म मुहूर्त में जग करके उठ करके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। प्लीज मॉर्निंग में, शाम में, चाहे जितने बजे आपका शरीर गवाही दे उतने बजे सो जाइए। मॉर्निंग में 4 o'clock to 6 o'clock 7 o'clock जरूर पढ़िए। उस समय का पढ़ा हुआ दिमाग में प्रिंट हो जाता है, लंबे समय तक दिमाग में रहता है, एग्जामिनेशन हॉल में क्लिक कर जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्टडी करने की आदत डालिए। क्वेश्चन नंबर 25, अंडर द ESI एक्ट फैमिली इंक्लूड, है ना। जब भी हम ESI में बंडल ऑफ बेनिफिट था, तो बंडल ऑफ बेनिफिट किसको देते हैं? कुछ इंस्टीट्यूट पर्सन को देते हैं, कुछ उनके फैमिली मेंबर्स को देते हैं, और कुछ अनहोनी हो गई तो उनके डिपेंडेंट को भी देते हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने डिपेंडेंट का डेफिनेशन देखा था। इस सेशन में फैमिली का डेफिनेशन देखना है। क्या क्या आ रहा है फैमिली में? एन अनमैरिड डॉटर हु इज होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द इंस्टीट्यूट पर्सन। अनमैरिड डॉटर की बात हो रही है। अनमैरिड डॉटर फैमिली के अंडर आती है कि नहीं? एज की बात नहीं हुई है। अनमैरिड डॉटर ऑफ
25 ईयर, 28 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर, ऐसा नहीं लिखा, ओनली अनमैरिड डॉटर लिखा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैरिज, जब डॉटर के डिपेंडेंसी की बात आ रही है तो क्राइटेरिया एज नहीं है, क्राइटेरिया मैरिज है। अनमैरिड है या मैरिड है कि नहीं है, वो अभी हम आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, द सन ऑफ एन इंस्टीट्यूट पर्सन रिसीविंग एजुकेशन टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 21 years who is fully dependent on the earnings of the institute person। जब हम डिपेंडेंट का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उस समय हमने देखा था सन के केस में 25 ईयर एज था, दिस एज लिमिट वाज 25 ईयर। फैमिली में एज लिमिट 21 ईयर बता रहे हैं, ये सही है क्या? देखते हैं। A minor legitimate or adopted child dependent upon the institute person। तो ऑप्शन ये है कि सिर्फ एक सही है, कि सिर्फ एक और दो सही है, या 2 एंड थर्ड सही है, या 1 2 3 तीनों सही है? क्या लग रहा है? आंसर यहाँ पर बता देता हूँ और चैप्टर आगे समझ लेते हैं। तो देखिए ये तीनों सही। जी हाँ, अनमैरिड डॉटर, सन रिसीविंग एजुकेशन टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 21 ईयर, एंड माइनर चिल्ड्रन हो गया। ये तीन कैटेगरी यहाँ पर दी है, ऑल थ्री आर फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ फैमिली। कहाँ लिखा है जी? यहाँ लिखा है, देख लीजिए। देखिए ऐसा है, मैं सबको ब्लाइंडली कहता हूँ ये, कि जब भी किसी एक्ट को पढ़िए तो नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी एक्ट पास किए हैं उसका जो सेक्शन नंबर 2 होता है दैट इज डेफिनेशन क्लॉज। कहीं कहीं पे डेफिनेशन लिखा रहता है, कहीं पे इंटरप्रिटेशन लिखा रहता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो सेक्शन नंबर 2 जो होता है वो डेफिनेशन क्लॉज होता है। ईएसआई एक्ट में भी सेक्शन नंबर 2 जो है वो डेफिनेशन बताता है। तो सेक्शन नंबर 2 में सब क्लॉज 11 में फैमिली को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? फैमिली मीन्स ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ एन इंस्टीट्यूट पर्सन। इंस्टीट्यूट पर्सन के इनमें से कौन कौन रिलेटिव फैमिली मेंबर्स में आते हैं? स्पाउस। स्पाउस का मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों होते हैं जी। हम्म अगर आईडब्ल्यू है तो उनके हस्बैंड, और आईपी है तो उनके वाइफ। स्पाउस में पति पत्नी, स्पाउस में पति पत्नी। तो पति पत्नी फैमिली के डेफिनेशन में आते हैं। देन a minor legitimate or adopted child dependent upon the institute person। देखिए जी ऐसा है, चिल्ड्रन जो होते हैं वो बायोलॉजिकल हो सकते हैं और नहीं तो एडॉप्टेड हो सकते हैं। एडॉप्शन होने के बाद से वो सारे अधिकार के अधिकारी हो जाते हैं जो बच्चों को मिलना चाहिए। तो इसलिए कहीं पर एडॉप्टेड चाइल्ड दिया हो तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। एडॉप्ट हो गया ना, एडॉप्ट होने के बाद से नाउ दैट चाइल्ड इज ऑफ द पर्सन हु हैज अडॉप्टेड, राइट। तो माइनर लेजिटिमेट, माइनर 18 साल से नीचे वाला, हाँ जी है, 18 साल से नीचे के बच्चे के जितने भी है वो डिपेंडेंट है, फैमिली मेंबर में आते हैं। A child who is fully dependent on the earning of the institute person and who is receiving education till he attains। देखिए अगर एजुकेशन रिसीव नहीं कर रहा है, यहाँ पर बच्चों का एज क्या दिया है? 18 ईयर तक। ओनली 18 ईयर तक वो इंस्टीट्यूट पर्सन के फैमिली मेंबर की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद से बता रहे हैं कि अगर बच्चे, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, अगर बच्चे जो हैं वो एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये जो 18 ईयर है, 18 ईयर है, दिस इज एक्सटेंडेड अप टू 21 ईयर। अगर ये 21 ईयर नहीं बढ़ाया गया होता तो एमबीबीएस कोटा में वार्ड्स ऑफ आईपी में एडमिशन कैसे होते? मुश्किल हो जाता। तो ये क्या है? रिसीविंग द एजुकेशन टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 21 ईयर, एंड
अनमैरिड डॉटर, तो डॉटर के लिए कोई एज नहीं दिया है। डॉटर इररेस्पेक्टिव ऑफ हर एज, किसी भी एज की हो, 21 ईयर, 25 ईयर, 28 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर, 40 ईयर, वट एवर में भी द एज, इफ डॉटर इज अनमैरिड, she falls under the category of family, right? A child who is informed by reason of any physical or mental abnormality or injury and is wholly dependent on the earning of the insured person so long as infirmity continues. दुर्भाग्य से कुछ बच्चे निःशक्त हो जाते हैं, कुछ डिसेबिलिटी बॉडी में आ जाती है। वो फिजिकल भी डिसेबिलिटी हो सकती है, वो मेंटल भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। तो फिजिकल डिसेबिलिटी हो चाहे मेंटल एबनॉर्मेलिटी हो, किसी प्रकार की इंजरी से हो गई हो, अगर वो अपने आईपी पर, इंस्टीट्यूट पर्सन पर फुल्ली डिपेंडेंट है, तो जब तक वो इनफर्म है, इन्फर्मिटी टेम्पोररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। तो जब तक वो इनफर्म है, इनकेपेसिटेड है, बॉडी ठीक से काम नहीं करती, दिमाग ठीक से काम नहीं करता, तब तक ही इज पार्ट ऑफ द फैमिली। एज हैज नो बार, एज हैज नो सीलिंग, राइट? Dependent parents whose income from all sources does not exceed such income as may be prescribed. क्या होता है, डिपेंडेंसी का एक एक सीलिंग फिक्स हुआ है, मंथली इतना इनकम, ईयरली इतना इनकम है, वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उसको डिसाइड करती है। उस सीलिंग से अगर इनकम कम है, तो मदर फादर भी जो डिपेंडेंट आपके हैं वो फैमिली के कैटेगरी में आते हैं, राइट? इन केस द इंस्टीट्यूट पर्सन इज अनमैरिड and his or her parents are not alive, अनमैरिड हो गए, पेरेंट्स अलाइव नहीं है, a minor brother or sister wholly dependent upon the earnings of the institute person, तो क्या है, अनमैरिड स्वयं है, माता पिता अलाइव नहीं है, तो फैमिली के डेफिनेशन में माइनर ब्रदर एंड सिस्टर भी आते हैं, अगर वो लोग इन पर फुली डिपेंडेंट है तो। माइनर ही अर्थात अप टू 18 ईयर। समझ में आया? फैमिली का ये डेफिनेशन है, पूरा का पूरा फैमिली का डेफिनेशन यहाँ पर दे दिया गया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो लोग ब्रांच ऑफिस में हैं उनको ये सब डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट है, ये समझ लीजिए। अगर समझ में आ गया हो और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट भी बनता है, लाइक तो आप लोग कर ही रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लाइक, जितने लोग, लगभग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, मोस्टली दे आर लाइकिंग, इतना तो बनता है बहुत। चलिए आगे चलते हैं। ये फैमिली का डेफिनेशन, तो क्वेश्चन नंबर 26, if an insured person has contracted a disease specified in part B of the third schedule, the disease shall be deemed to be employment injury if the insured person has been in employment for a continuous period of at least, देखिए जी क्या होता है, एक तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती है जो एक्सीडेंटल वगैरह हो जाती है, और कुछ डिजीज होते हैं, कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो काम करते करते बाई वर्च्यू ऑफ द, बाई नेचर ऑफ द वर्क, वो डिजीज पकड़ लेते हैं, उनको ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी के ही कैटेगरी में आते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर ये है कि कम से कम कितना दिन काम किया होना चाहिए तब उस डिजीज को ऑक्यूपेशनल डिजीज की श्रेणी में लाया जा सकता है। देखिए, कोई ज्वाइन किए और उसी समय उनको कोई पेक्यूलियर डिजीज हो गया, तो ज्वाइन करते ही पेक्यूलियर डिजीज हो रहा है, तो इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज नहीं माना जा सकता। ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब तब होगा जब उस पार्टिकुलर जॉब पर आप गए हों, कुछ लंबे समय तक काम किए हों,
उससे आप अफेक्ट हुए हों और अफेक्ट होने के बाद वो डिसीज है। तो देयर हैज टू बी सम टाइम ड्यूरेशन। इज इट 3 months, इज इट 6 months, इज इट 9 months और इज इट 12 months? एंड आंसर इज 6 months। कम से कम 6 महीने तक अगर काम किए हैं और उस जॉब से रिलेटेड कोई डिसीज होती है उसको ऑक्यूपेशनल डिसीज कहते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में इसको अच्छे से बताया गया है। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का भी नोमेनक्लेचर चेंज हो गया है। उसको भी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 का, हाँ 1923 है, तो उसका नाम पड़ गया है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज को भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी की श्रेणी में तब लिया जाता है जब वैसे डिजीज कम से कम 6 मंथ काम करने के बाद एराइज हो। ये देखिए ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में सेक्शन 52 ए में दिया हुआ है। सेक्शन 52 ए में क्या दिया हुआ है? इफ एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन एस्टेब्लिशमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट ए थर्ड शेड्यूल, ये भी ध्यान रखना है, ये पार्ट ए के थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में। दे आर पेक्यूलियर टू द एम्प्लॉयमेंट। क्या इसमें कंडीशन है? फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ, कम से कम 6 महीने तक वहां पर काम किए होने चाहिए, तब जाकर के उसको एम्प्लॉयमेंट इंजुरी माना जाएगा। ठीक है, 6 मंथ से ज्यादा होना चाहिए। एंड और इफ एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन एनी एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट सी, ये पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी ये पार्ट ए हुआ, थर्ड शेड्यूल में ये पार्ट बी है ऑफ दैट शेड्यूल, एंड पार्ट सी है। तो पार्ट सी में क्या है कि कॉरपोरेशन में स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। कुछ पार्ट सी में जो केसेस हैं वो ऐसा है जैसे कि सीमेंट, कोई सीमेंट की फैक्ट्री है, कोई ग्लास का शीशा का फैक्ट्री है, कोई एल्युमिनियम से रिलेटेड है, कोई केमिकल से रिलेटेड है, उसमें हजार्डस सिचुएशन है, वो हजार्डस है तो उसमें ऑक्यूपेशनल डिजीज की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उनका लिस्ट दिया हुआ है। वो लिस्ट कौन स्पेसिफाई करेगा? कॉर्पोरेशन लिस्ट। अब क्या हो जाएगा? देन इट विल बी काउंटेड अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट इंजरी। कहाँ दिया हुआ है जी? रूल 52 ए में दिया हुआ है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। The a number of members representing medical profession in a standing committee of corporation। देखिए जी ऐसा है, आपको बार बार ये प्रश्न आएंगे कॉरपोरेशन के मेंबर्स के बारे में, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में, एंड मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के मेंबर्स के बारे में। 3 बॉडी है आपके, इन 3 बॉडी के बारे में प्रश्न को घुमा फिरा करके आएंगे। और इसीलिए हर सेशन में मैं, चाहे कॉरपोरेशन का हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी का हो और चाहे मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का, उसके मेंबरशिप, उसके टर्म, उसके रेजिग्नेशन, उसके कोरम, उसके बारे में मैं आपको बार बार प्रैक्टिस कराते चलूंगा। मेडिकल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करने वाले स्टैंडिंग कमेटी में कितने मेंबर होंगे? 1 2 3। और नो रिप्रेजेंटेटिव देयर इन मेडिकल प्रोफेशन, नो का तो प्रश्न ही नहीं होता था। प्रश्न नहीं उठता तो कम से कम एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए स्टैंडिंग कमेटी में मेडिकल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, रूल नंबर 8 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टैंडिंग, सेक्शन नंबर 8 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी के बारे में दिया हुआ है। चेयरमैन होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन रिप्रेजेंटिंग स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। 8 मेंबर्स जो होते हैं ये इसमें से ये 8 मेंबर्स हैं। 3 मेंबर फ्रॉम अमंग द कॉर्पोरेशन, 3 मेंबर
3 members from among the members of corporation representing employer। कहने का मतलब ये है कि जो कॉर्पोरेशन के मेंबर होते हैं 10, एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव कितने होते हैं? 10 होते हैं, उनमें से 3 इसमें आ जाएंगे। एम्प्लॉयज के जो 10 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनमें से 3 इसमें आ जाएंगे। 1 member from among the members of corporation representing medical profession, उसमें मेडिकल प्रोफेशन के रिप्रेजेंटेटिव 3 होते हैं कॉर्पोरेशन में, उनमें से एक स्टैंडिंग कमेटी में आ जाएंगे। एंड 1 member from among the members of the corporation elected by parliament। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी है लगभग इसके सारे मेंबर कॉर्पोरेशन के ही मेंबर होते हैं। कॉर्पोरेशन के ही कुछ मेंबर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बनाए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपका प्रश्न क्या था? मेडिकल प्रोफेशन का, मेडिकल प्रोफेशन 1 मेंबर, राइट। ये आप देख लीजिए, रिप्रेजेंटिंग द मेडिकल प्रोफेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये आपका चैनल है कृषि के जी स्टडी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे टच करने से सब्सक्राइब होता है। यहाँ पर बेल आइकन प्रेस कर दिया जाता है। यहाँ पर कमेंट बॉक्स लिखे जाते हैं। यहाँ पर हम इम्प्रेशन मीन्स लाइक होता है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट रेट इज इक्विवेलेंट टू परसेंटेज ऑफ। देखिए जी, ये तो सब हम बता चुके हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। तो टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट जो होता है इसका कितना परसेंट होता है? 75% किसका होता है जी? कमेंट बॉक्स में 90% अभी छोड़ दीजिए, 100% कमेंट बॉक्स में, 150% किसी का नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? 90%। पीडीबी रेट जो होता है 90% ऑफ स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट होता है, राइट। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। क्या है? ये एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट है, ये 80%। ये टीडीबी है 90%, और पीडीबी है 90%, है ना। एलिजिबिलिटी हमने आपको बता रखी है, इसलिए मैं उसको अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इससे पहले वाले क्लासेज में सबके एलिजिबिलिटी हमने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने दिन तक का मिलता है, किस रेट में मिलता है, बेनिफिट का नाम क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलें। तो 90% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, the government has to decide about the renewal in exemption of a factory or establishment from the operation of the ESI Act within 1, 2, 3, 4 months of receipt of the application। क्या है जी? जब ESI एक्ट के एक्सटेंट के बारे में, कमेंसमेंट के बारे में, से अप्लीकेबिलिटी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें एक एक प्रोविजन ये भी है कि ESI Act will be parallelly applicable to government companies also, provided there will exemption from ESI scheme implementation if that company provides equal to or better benefits of the ESI। ऐसा मेंशन करके है, तो इसलिए उसको एग्जेम्पशन लेना पड़ता है। एंड दैट इज डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर whom that institution is there। तो उनको क्या करना पड़ता है? एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा। एग्जेम्पशन नहीं लेंगे तो नॉट एग्जेम्प्टेड है, स्पेसिफिक एग्जेम्पशन लेना पड़ता है। तो ये अगर उन्होंने एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद से मैनेजर साहब जा करके उसको एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन करने के बाद से अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो वो डिसाइड कितने दिन में करना है? विद इन 3 मंथ करना है डिसाइड, और विद इन 2 मंथ करना है। 3 मंथ पहले वो फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट अपना
रिक्वेस्ट सबमिट करती है। बिना रिक्वेस्ट सबमिट किए कुछ नहीं होने वाला है। वो रिक्वेस्ट सबमिट करेगी, रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद से इन्वेस्टिगेशन करके और तब आगे पेपर बढ़ा देंगे। वो विद इन 2 मंथ डिसाइड करना है कि एग्जाम डिजाइन करना है कि नहीं करना है। हु विल डिसाइड? दैट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। प्रोविजन कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। जो रूल सेक्शन 1 में जो था, सेक्शन 1 में अप्लीकेबिलिटी थी, और अप्लीकेबिलिटी में एक पैरा दे दिया था जो प्रोविजन, उसका सप्लीमेंट्री कहाँ पे है? रूल 87 में है। क्या है? एग्जाम्पशन ऑफ ए फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ फैक्ट्रीज और इस्टेब्लिशमेंट, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन। ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है जी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है इंडिया में कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और कुछ पीएसयू स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जहां पीएसयू स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट, और जहां पर वो पीएसयू सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इन दैट प्लेस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उचित सरकार स्टेट गवर्नमेंट पर स्टेट मशीनरी पर स्टेट का कंट्रोल है, सेंट्रल मशीनरी पर सेंट्रल का कंट्रोल है। मैकेनिज्म क्लियर है? तो इसलिए जहां जहां ये दोनों की आवश्यकता पड़ती है, वहां वहां एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टर्मिनोलॉजी आएगी, राइट? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, ओनली एंड ओनली बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन से होता क्या? नहीं होता। रेडियो टेलीविजन में देने से होता है क्या? ये एडिशनल है। पहले ये ऑफिशियल गजट में नोटिफाई होगा, नोटिफाई होने के बाद से न्यूज़पेपर वाले पब्लिश करें, चाहे प्रिंट मीडिया, चाहे विजुअल मीडिया, ऑडियो मीडिया, जो दिखाना दिखाना, बट फर्स्ट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट इज इन द ऑफिशियल गजट, subject to such condition as may be specified in notification, exempt any factory or establishment or class of factory or establishment। तो किसी पार्टिकुलर फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट को भी एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, और किसी क्लास ऑफ, ग्रुप ऑफ, जैसे किसी कॉलेज को भी एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर पूरे क्लास करना है, पूरे कॉलेजेज इन द स्टेट एग्जेम्प्ट कर दो। किसी पार्टिकुलर हॉस्पिटल को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, और नहीं तो पूरे हॉस्पिटल को स्टेट में एग्जेम्प्ट कर दो। पावर है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास। किसी पार्टिकुलर एरिया में भी कर सकते हैं, थ्रू आउट द स्टेट भी कर सकते हैं, बट कंडीशन यही है, पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year फ्रॉम टाइम टू टाइम। एग्जेम्पशन एवरी ईयर देना पड़ेगा, एवरी ईयर एग्जेम्पशन देना है। एट ए टाइम 10 year 15 year के लिए एग्जेम्पशन का प्रोविजन नहीं है। सोच लीजिए क्यों ऐसा है? सो दैट कभी ना कभी तो गवर्नमेंट को लगे कि नहीं नहीं, अगर इनको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, इनको ये सारे बेनिफिट मिलने चाहिए, तो उस साल वो एग्जामेशन नहीं देंगे। नहीं देंगे तो ये साई में कवर हो जाएगा, और एक बार ये साई में कवर हो जाएगा तो वंस कवर्ड ऑलवेज कवर्ड, रूल अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए एग्जामेशन जो होता है ये एक ही साल के लिए होता है। और क्या, रिन्यू भी होगा। एग्जामेशन 1 year के होगा, रिन्यू भी 1 year के लिए होगा। तो एवरी ईयर रिन्यू करना है। अगर फर्स्ट टाइम एग्जामेशन दे रहे हैं तो उसके बाद से रिन्यूअल की आवश्यकता पड़ेगी, और नहीं तो रिन्यू करना है तो फिर अगले साल रिन्यू, एवरी ईयर रिन्यू करना है। अगर एवरी ईयर रिन्यू नहीं करते तो एग्जामेशन नहीं होगा, ये साई एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और क्या है, provided that such exemption may be granted only if the employees in the such factory or establishment are otherwise in respect of benefit substantially similar or superior to the benefit। तो ये कंडीशन है जी, ऐसे आप मुझ के एग्जामेशन नहीं दे सकते। ये सोशल सिक्योरिटी मेजर है, और ये जो इम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, इनको मिलने ही चाहिए, चाहे वो पार्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट दे, फैक्ट्री दे, विच इज सिमिलर
to ESIC or superior to ESIC, और अगर वो नहीं दे सकते then ESIC will provide. Someone has to provide the benefit. तो जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएं आप एग्जामिशन के लिए, तो पार्टिकुलरली आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से भी देखें हमारे पास जितने बंडल ऑफ बेनिफिट्स हैं, क्या वो सिमिलर बेनिफिट उनको वहां पर फैक्ट्री की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मिल रहे हैं, क्या उससे सुपीरियर मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं और सुपीरियर मिल रहे हैं तो ठीक है, एग्जामिशन अलाउड, नहीं तो एग्जामिशन नॉट अलाउड, राइट? प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल शैल बी मेड 3 months बिफोर, 3 महीने पहले रिन्यूअल का एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। कब 3 महीने किससे पहले? फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ द एग्जामिशन पीरियड, 3 महीने पहले डालना है। एंड decision on the same shall be taken by the appropriate government within 2 months of the receipt of the application. 2 महीने पहले डिसीजन ले लिया जाएगा। तो एमसीक्यू यहाँ पे ये एप्लीकेशन कब दे देना है? 3 महीने पहले दे देना। डिसाइड कितने दिन में कर देना है? 2 महीने पहले कर देना है। कौन करेगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है क्या? हाँ जी, डिफाइन किया गया है। कहाँ डिफाइन किया गया है? ये अगेन रूल 1 सेक्शन 2 के 1 में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रेलवे हो गया, मेजर पोर्ट हो गया, माइन हो गया, ऑयल फील्ड हो गया, इन केस में सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, अदर केसेस में स्टेट गवर्नमेंट होगा। तो जैसा कि हमने हमने आपको शुरू में ही बताया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी है, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी है। जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट, और जहाँ जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में पीएसयूज है, वहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, कमेंट कर दीजिए समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 30, फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस वेयर dot dot or more persons are employed or were employed on any day of the preceding dot dot month and in any part of which a manufacturing process is being carried out। प्रश्न ये है, यहाँ पर फैक्ट्री को डिफाइन किया गया है। फैक्ट्री किसे कहते हैं? फैक्ट्री एक वैसी जगह है, एक वैसा वर्क प्लेस है जहाँ पर कम से कम कुछ लोग काम करते हैं, और वो जो कुछ लोग हैं वो डिटर्मिनेशन क्या होगा? प्रीवियस कुछ मंथ में काम करते हुए पाए गए हैं। कोई जरूर नहीं कि आज हम गए और आज ही मिल गए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता है। फैक्ट्री का डेफिनेशन पहले 20 होता था, चेंज हो चुका है। अभी फैक्ट्री का डेफिनेशन में 10 होता है। 5 होता नहीं, इसलिए ए और बी बनता नहीं। सी और डी में 10 है, तो 50 बन जाएगा। तो 50 में सी और डी में कोई होने वाला है। तो ये तो तय है कि यहाँ पर 10 एम्प्लॉइज होना चाहिए। 10 और मोर पर्सन वर्किंग, फाउंड वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग हाउ मेनी मंथ? 12 मंथ। 12 मंथ, पिछले 12 महीने में अगर किसी भी दिन 10 या 10 से व्यक्ति काम करते हुए पाए गए हों, कैसे पाए जाएंगे? रिकॉर्ड के द्वारा चेक करना पड़ेगा। प्रेजेंट डेट में तो हेड काउंटिंग से चल जाएगा, लेकिन अगर उससे प्रीवियस पीरियड का है तो रिकॉर्ड से चेक करेंगे। तो रिकॉर्ड चेक करके फैक्ट्री मीन्स एनी प्रेमाइसेस वेयर 10 or more persons are employed or were employed on any day of the preceding 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried out, right? ये भी डिफाइन है कहीं पे क्या? हाँ जी, डिफाइन है ना।
सब कुछ डिफाइन है। ईएसआई एक्ट के सेक्शन 2 के 12 में फैक्ट्री डिफाइन है। फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेसिंग thereof wherein 10 or more persons, देखिए यहाँ पर लिखा है 10 or more persons were employed on any day of the preceding 12 months, ये भी यहाँ लिखा है। क्या चाहिए आपको? बट डज नॉट इंक्लूड माइन और रेलवे, ये ध्यान रखना है। जब भी फैक्ट्री का डेफिनेशन आएगा तो उसमें माइंस और रेलवे नहीं काउंट किए जाते हैं। फैक्ट्री के डेफिनेशन में ये नहीं आते हैं, नहीं आते, राइट। आपका दूसरा चैनल STKG 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इस पर भी बहुत से इंफॉर्मेटिव मटेरियल है। इस पर आपके बच्चों के लिए लगभग 500 मोटिवेशनल 2-2, 3-3 मिनट की स्टोरीज मिलेंगे, प्रेरक कहानियों के नाम से। उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 30 के बाद से 31, द पावर ऑफ एडिशन इन द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल। जब भी थर्ड शेड्यूल की बात आए तो ऑक्यूपेशनल डिजीज की बात हो रही है, और ऑक्यूपेशनल डिजीज की बात हो रही है तो इससे पहले हमने देख लिया था ऑक्यूपेशनल डिजीज का जो शेड्यूल है, जो क्लास है, क्लास ABC है। तो क्लास बी में, क्लास बी ऑफ थर्ड शेड्यूल में मेंशन है कि कुछ डिजीजेज ऐसे हैं जिनको ऐड किया जाता है बाई बाई ESI कॉर्पोरेशन। लिखा है उसमें कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखा है, उसमें कॉर्पोरेशन लिखा है। आप इससे पहले वाला जो हमने दिया था ऑक्यूपेशनल डिजीज का, उसमें आप देख लीजिएगा, मैंने उसको हाईलाइट भी किया था। तो द पावर फॉर एडिशन इन लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल इज वेस्टेड विद द कॉर्पोरेशन, ESI कॉर्पोरेशन, राइट। एक बार फिर देख लीजिए, यही है ना, सेक्शन 52 है ऑक्यूपेशनल डिजीज, आपको हमने यहाँ पर दिखाया था, नॉट लेस देन 6 मंथ। ये if an employee employed in any employment specified in Part C of that schedule for such continuous period as the corporation may specify, corporation will decide, यही क्वेश्चन था, राइट। तो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी। तो इस तरीके से इस सेशन में हमने 25 से लेकर के 31 तक के क्वेश्चन को टच किया। उसके सहारे हमने ESI एक्ट, ESI रूल्स, ESI रेगुलेशन साथ साथ में मिला करके मैं आपको बताता हूं, अगर सिर्फ और सिर्फ हम ESI एक्ट आपको डिस्कस करते, क्वेश्चन के सहारे नहीं डिस्कस करते, प्योरली ESI एक्ट डिस्कस करते, तो शायद रूल्स वाला पोर्शन हम वहां पर लाके आपको नहीं बता पाते, और तब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो ESI एक्ट और ESI रूल दोनों को मिला के क्वेश्चन आ रहा है। तो इसलिए मेरा ये इनोवेटिव आइडिया कैसा आपको लगा, प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं बहुत जल्दी इसके अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग STKG स्टडीज एंड STKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।